उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों अस्को लस्सी इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए इसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मुईज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुईज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुईज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुईज़ के चलाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोल कर अंदर चला गया। मुईज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज़ कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मुईज़ एक बार फिर धाड़ा। इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो गया। वो निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुईज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं तुम मुझे अभी बताओ। इसने मुईज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुईज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुईज़ की टांग पर ठोकर मारी। जो अब्बा! इसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हल्क से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। इसने मुईज़ की टाई खींचते हुए इसका गला दबाने की कोशिश की। मुईज़ ने जवाबन इसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। इसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा अलिफ हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मुईज़ ने इसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट इसके भाई के हाथ में था। इसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुईज़ के पेट में मारा कि वो संभला खुद को बचा भी नहीं सका। इसने एक के बाद दीगरे इसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ कट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़े भाई को मारते हो। इसकी नज़र अब इसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती? इसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखूफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुईज़ ने बुलंद आवाज़ में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। हाँ क्यों नहीं, शुर वाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुईज़ से कहा, अगली बार तुम बीट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। और मुईज़ को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुईज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसिस समानिथार चर्च ने दूसरी रूम में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक़्ता फ़ौक़ता वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिसिस समांथा को देखता, इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थीं और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थीं। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारत खाना से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रही। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसिज मैरीन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए इसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसिस समानिथार चर्च से इसकी नज़रें मिले।
मिसिस समांथा मुस्कुराईं और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखे, जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसिस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था वो खासा शर्मंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने इसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जे देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गईं। बिला तवक्कुफ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसिस समांथा मुस्कुराए नहीं, बल्कि कदरे संजीदगी से इसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और वो कुछ झंझुलाते हुए खामोश हुईं, और उनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकनें थीं। एक नज़र मिसिस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसिस समांथा चर्च का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्जी जवाब आया। वो अब छती हुई नज़रों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, इसने इतने रोड अंदाज में कहा कि समांथा चर्च ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मारकर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। एक के बाद दीगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब सर्द नज़रों के साथ समांथा चर्च को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ इसने टेबल पर पड़ा हुआ मार कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड्स के बाद इसने मारकर पर कैप लगाकर इसे मेज पर इसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा चर्च ने उछाला था, और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिस्टर रिचर्ड्स ने इसे मारकर उछालते अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसा में बनाए जाने वाली इस लेबल डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सके। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर इस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूं। दरवाज़ा खोलो। और वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खिलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमामा इसकी जानिब पुश्त की अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम अनपोड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेइख्तियार उसके मुंह से का मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं, और वो इससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है? फिर तुम कोई टेबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूं। अच्छा, तुम सो जाओ। मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने इसे रोकने की कोशिश को नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर इसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूजिक शूट देखने में मसरूफ था जब तैयबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराज़ी के आलम में अंदर चली आए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा।
टीवी देख रहा हूँ, इसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूँ। फार गॉड सिक। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर ज़े हो रहे हैं? तैयबा ने इसके सामने आते हुए कहा। सो वॉट? इसलव ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सौदात, तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, अब सामने से हिट जाएं। इसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने इस तरह खड़े खड़े इससे कहा। ना मैं यहाँ से उठूंगा, ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर ज़मीर अमसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड, इसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं उनसे बात करती हूँ। तैयबा ने इसे धमकाने की कोशिश की। भी बात कर ले। क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? 11 ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान हैं। तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नर्म करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिर ना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए ये थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करे। या गुजाम्स हो रहे हैं। स्टडीज पर ध्यान दो, इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। वॉट ए राबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफा से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ यमवट इसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफ़्फ़त के आलम में इसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फिलोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हाल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हाल में मौजूद स्टूडेंट्स कुत्ताब, नोटिस और नोटबक्स पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते उन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर उनकी नज़रें हाल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरे। 25 स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर अलिफादेर देख रहा था। फिलोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साला कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए इसे एमसीक्यूज पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद इसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। इसके खड़े होते ही हाल में इससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर इसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। 11 पेपर को दोबारा देख लो। उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूं। वो अगर इसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करत तो वो हमेशा की तरह पेपर्स लेकर जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाज और सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी इसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थीं कि इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना किया है, उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा, कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। वो आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांस ने एक नज़र उसके पेपर के सफ़हात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी उन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा। 0। सलम ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लेटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा।
ये क्या है इमामा? तुम तो मार्केट गई थी। शायद कुछ किताबें लेनी थीं तुम्हें। हाँ उम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थीं मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, इसकी सालगिरह है। इसके लिए खरीदा है, कुरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो, ये पैकेट मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं उम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी। अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलम को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई। क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थीं और हाशिम उनसे ज्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर असजद से इसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थीं कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलम हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी। एक बेटे की भी शादी कर चुकी थीं, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए इतना ही अच्छा है। सलम ने एक गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटा ली। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरें इसी पर मरकूज रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया, जो भी काम उसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ती हुए वो लाउंज से निकल गईं। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। उनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड बंधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपर मार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाजें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ पर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन चला रहे थे। 11:15 पर वो जिम खाना के बाहर मौजूद थे, जहां पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि इनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थीं और उसके बाद बाहर ला में आतिशबाजी के एक मुजाहिरा के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थीं और उसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहां एक तूफान बदतमीजी का आगाज हो जाता था और वहां मौजूद लोग इसी तूफान बदतमीजी के लिए वहां आए थे। 15 साला वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड से गिनने वालों की आवाज में अब शोर और खुशी के कहकहों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड से पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बीर के कीन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बीर का एक भर अहवाकीन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का पर्द इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कीन पीता रहा।
वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रिक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक़्ता नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आध घंटा बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस ज़ाय करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा, पहले में सेकंड में ही सालार इसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक इसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचगाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था।